हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और इस घड़ी में जो थोड़ी सी कष्टदायी है, अगर आप माने तो कष्टदायी है और ना माने तो सब कुछ अच्छा है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हिंदी का पहला क्लास है हमारा। यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे हो चुके हैं, है ना। फिर से एक बार एक पहला क्लास लेने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। रमेश चंद्र मौर्य, पिंटू यादव, नरेंद्र चौहान, प्रियंका, गायत्री सिंह, उर्मिला गौतम, गोल्डी सिंह, गौरव देवराज, भानु जाट, तौकीर अहमद। तो फटाफट सब लोग को बुला लीजिए, इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। और हो सकता है थोड़ा सा लंबा सेशन ये चले, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चले, है ना। तो फटाफट पहले तो सब लोग को बुला लीजिए, शेयर कर दीजिए करना हो तो, और वरना क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। 25, 31, ओके, 50 और लोग को लाइए, फटाफट बुलाइए, फटाफट सब लोग बुला लीजिए। 80 और जल्दी बुला लीजिए फटाफट सब लोगों को, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। फटाफट बुला लीजिए, तब तक हम और देख लेते हैं सब कुछ क्लियर है, साउंड क्लियर है, ओके, सब कुछ क्लियर है। 160 बिट रेट ठीक है, स्टोरी और ठीक, सब सही है, बिल्कुल सब चीज़ एकदम से परफेक्ट है। आशु ऋषि, सचिन यादव, अनिल कुमार चौरसिया, वेरी गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग हमने मना किया था, जय हिंद कहने के लिए कहा था, प्रणाम। अंशु कुमार सागर, सुबोध पटेल, रवि नायक, नवरात्रि का पहला दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आशा करते हैं कि आज से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा और आज से आपके सुखों के दिन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गोल्डी सिंह, शशांक मौर्य, शशिकांत मौर्य, अनिरुद्ध मौर्य, विनुत कुमार, सुधीर गिरी, सौरभ सिंह, आशु यादव, आराधना तिवारी, अभिषेक राय, लव यू टू। जल्दी बुला लो भाई, जल्दी बुला लो, फटाफट बुला लो, तो मिनिमम 200, 300, 400 लोग हो जाए, इसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी बुलाओ भाई। जय हिंद सर, शुभांशु, ओके शुभांशु, धन्यवाद। बीट कोरोना स्टडी प्लान बैच का पेमेंट कर दिया है सर, ओके धन्यवाद। इसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा और आपको लगेगा कि अच्छा हुआ आपने बैच लिया। 100, अरे जब भाई 100 नहीं, कम से कम इसमें 1-2 जीरो और जुड़वाई, जल्दी से बुलाइए फटाफट। 200 कम से कम बच्चों को बुला लीजिए। देखिए टाइम पर आ गए हैं आज हम। वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। GS80 क्लास अपलोड कर दी गई है, आज की साइंस स्पेशल क्लास 6 अपलोड कर दी गई है, पढ़ लीजिएगा उसको। अच्छा बुला लिए हैं सबको, ठीक है। तो अब जल्दी सब लोग आ गए हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को आज हिंदी का पहला दिन है, हिंदी, ठीक है ना। 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका हिंदी का विकास और हिंदी का इतिहास बहुत बड़ा है, और संवैधानिक विकास, ये तीनों अलग अलग पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। आज एक्चुअली में जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है वर्णमाला। क्या पढ़ना है भाई? जो एक्चुअली हम लोग का भी चैप्टर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वर्णमाला पढ़ना है। वर्णमाला में 2 चीजें पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, स्वर पर चर्चा करेंगे और व्यंजन पर चर्चा करेंगे। स्वर और व्यंजन पे पूरी चर्चा होने के बाद हम लोग इसके 100 MCQs, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी पेपरों में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दीपक कश्यप, विनोद कुमार, आराधना तिवारी, शकील मोहम्मद, शिवकुल स्टडी पॉइंट। सर क्या मैं हिंदी पढ़ा सकता हूं? 8 साल से पढ़ा रहा हूं। सर आप कुछ भी कर सकते हैं, मनुष्य ही तो एक ऐसी योनि है जो कुछ भी कर सकती है बेटा, है कि नहीं? आपने अच्छे कर्म किए तभी तो आप मनुष्य की श्रेणी में आए हैं। ओनली यू कैन डू इट, एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को वर्णमाला पढ़नी है, जिसमें स्वर पर चर्चा करेंगे और व्यंजन को पूरी तरीके से बताया जाएगा, हर एक
तरीके से बताया जाएगा। कभी भी वर्णमाला इसके बाद आपको दुखदाई नहीं देगी, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा। तो आज की क्लास मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगी, कहीं से भी आपने पढ़ा हो हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। वर्णमाला के बाद अगली क्लास हम लोग देखते हैं भाई किसकी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ी सी बात करा जाए तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है भैया? तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से क्या बनी थी? प्राकृत। प्राकृत से क्या बनी थी? पाली। पाली से क्या बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या बनी? अवहट। और अवहट से किसका विकास होता है? हिंदी का विकास होता है। बहुत सारी किताबों में अवहट नाम का जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का जनक कौन है या जनयिता कौन है तो आपका आंसर अवहट होगा। अवहट अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश आंसर में नहीं है तो पाली है। और हिंदी किससे उत्पन्न हुई है? सबसे प्रथम भाषा कौन सी थी? तो आपको बताना है संस्कृत। अगर हम संस्कृत की बात करा जाए तो संस्कृत में पहले 30 अक्षर थे, बाद में 14 जुड़े। हाँ, इन 14 अक्षरों के बाद ही, है ना, पहले जब ये 14 अक्षर नहीं थे तो संस्कृत व्याकरण का जन्म नहीं हुआ था, और इन 14 अक्षरों के बाद संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ, क्योंकि ये 14 अक्षर किसको प्राप्त हुए थे? पाणिनि को प्राप्त हुए थे। पाणिनि का नाम है पाणिनि की किताब का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि किताब का नाम है अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम किताब है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम रचना है। कौन सी? अष्टाध्यायी। और संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है? तो आपका नाम होगा पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमको पता चलता है कि इतिहास में महाजनपदों की संख्या 22 थी, जबकि अन्य इतिहास जैसे बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि उस समय टोटल जब इतिहास बनना शुरू हुआ था तो टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद काल पढ़ा जाएगा तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किसके हिसाब से 22 महाजनपद थे और किसके हिसाब से 16 महाजनपद थे। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, है ना, 16 महाजनपद थे और अष्टाध्याय के हिसाब से 22 महाजनपद उस समय इतिहास में हुआ करते थे जब इतिहास बनना शुरू हुआ था। ओके, चलिए, धन्यवाद केशव शर्मा जी, यशमीर मोहम्मद, सब लोग जुड़ चुके हैं। पूजा ठाकुर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अजीत कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मण भी जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो आपको समझ में आया, इस प्राकृत को हम लोग, इस प्राकृत भाषा का हम नाम कुछ और भी देंगे। जल्दी बताइए, प्राकृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? अर्धमगधी। क्या है भैया? अर्धमगधी। तो पेपर में ऑप्शन क्वेश्चन में आप दे सकता है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी। तो जैन धर्म की भाषा अगर ऑप्शन में आता है प्राकृत और अर्धमगधी तो नंबर 1 पे अर्धमगधी लगाइएगा। अर्धमगधी के बाद आप प्राकृत लगा सकते हैं, और अंतिम दिनों में जैन धर्म की भाषा आप पाली का प्रयोग भी हुआ था, ठीक है ना। तो वो सब इतिहास में जाएगा, लेकिन हिंदी से भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वर्तमान की जो हिंदी है वो अपभ्रंश कई भागों में बटी थी। अपभ्रंश कई भागों में बटी थी, तो किस अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ? तो आपका आंसर आएगा सौरसेनी अपभ्रंश। एग्जैक्टली यही पेपर आया है, पेपर में, है ना, यही क्वेश्चन आया है कि किस अपभ्रंश से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ। तो आपका आंसर आएगा सौरसेनी अपभ्रंश से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ था, ठीक है ना। तो हिंदी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी एक फारसी शब्द है जो एक्चुअली में क्या था? सिंधी था। क्या था? सिंध, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको बताया जाए, एक थे आर्य और एक कौन थे? अनार्य। बस हल्का हल्का बता रहा हूं, फिर मैं वर्णमाला पे ही चर्चा करूंगा आज। एक थे आर्य और एक थे अनार्य। आर्यों और अनार्यों के बीच ऋग्वेद के 7वें मंडल से पता चलता है कि दोनों के बीच दाशराग नाम का युद्ध हुआ था परुष्णी या रावी नदी के किनारे, जिसमें आर्य जीते थे और अनार्य हार गए थे। तो आर्यों का सबसे मजबूत कबीला जो था उसका नाम था भरत कबीला। क्या नाम था? भरत कबीला। और इस भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ गया था? भारत पड़ गया था। फिर
जब भरत कबीले धीमे धीमे समाप्त हो गया, जब भरत कबीला पूरे धीरे समाप्त हो गया, तो वापस इस क्षेत्र का नाम सिंधुस्तान पड़ गया। क्या पड़ गया? सिंधुस्तान। सिंधु नदी किनारे जो क्षेत्र स्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंधुस्तान के नाम से जानते हैं बेटा। अब इस पर फारस के राजा डेरियस ने हमला किया। जब सिंधुस्तान पर फारस के राजा डेरियस ने हमला किया, फारस के राजा डेरियस ने हमला किया, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो फारस के लोग होते हैं एक्चुअली में वो लोग सा को हा बोलते हैं, पा को फा बोलते हैं। ये बात हमने आपको बता रखी है, पुरानी बातें हैं सब। तो सा को वो हा बोलते हैं, पा को फा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं। होता है पर्शियन, पर्शिया, पारसी, लेकिन वो बोलते हैं फर्सियन, फर्सिया हुआ है। समझ में आ गया? तो सा बन गया हा और रा तो रा रह ही गया। तो अब उससे पूछा गया डेरियस से कि आपने, धन्यवाद आशु ऋषि जी, मेरी यही एक खास बात है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने दिया जाता है तो मैं सब चीज़ों को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर उससे कुछ भी रिलेटेड है तो मैं उसको जोड़ने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का समझना। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूं, टॉपिक से भटक नहीं रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीजें एक साथ कंठस्थ कराने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पवन बोहरा जी, हिमांशु यादव नमस्कार। मार्कंडेय, मार्कंडेय जी आपकी कहानी है एक, है ना, जो महामृत्युंजय मंत्र आया है वो मार्कंडेय के हिसाब से ही आया है, मार्कंडेय पुराण है ना। तो इसकी कहानी कभी बताई जाएगी। आगे बढ़ता हूं मैं बेटा। तो उनसे पूछा गया कि आपने कौन सा क्षेत्र जीता है, तो उसने बताया मैंने सिंधु नदी का क्षेत्र जीता है। तो सा बन गया था हा और धा बन गया था दा, तो हा सिंधु बन गया हिंदू, है ना, और भाषा हो गई हिंदी, देश का नाम हो गया हिंदुस्तान। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वस्तुतः, है ना, किसका शब्द है, तो हिंदी वस्तुतः, बिल्कुल, धन्यवाद विकास। केडी यादव जी, सर मैं आपसे फोन पर बात करना चाहता हूं, बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप कल 10 बजे के आसपास फोन कर लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे बात करनी है, तो मैं बात कर लूंगा अगर फ्री होऊंगा बेटा, है ना। गुस्साइएगा नहीं, अगर मैं नहीं फ्री होता हूं तो गुस्साइएगा नहीं। चलिए अगली बात पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो चर्चा हम लोग को किस पे करनी है? चर्चा हम लोग को करनी है वर्णमाला पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भाषा है ना, जो हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो जो भाषा है वो भाष नाम की धातु से बना हुआ है, और भाष क्या है, एक संस्कृत धातु है ना। तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत धातु भाष से मिलकर बना है, और भाष का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अब कहता है भाष की इकाई क्या है ना, भाष की सार्थक, एक्चुअली जो पेपर में आता है वो ऐसे लिख के आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो जो भाषा है, भाषा की सार्थक इकाई है आपकी वाक्य, वाक्य की इकाई है उपवाक्य, उपवाक्य की जो इकाई है वो है पदबंध, पदबंध की जो इकाई है वो है पद, इसका मतलब होता है शब्द, सिलैब, है ना। और पद की जो इकाई है वो है अक्षर, और अक्षर की जो इकाई है वो है वर्ण। ओके बेटा, तो भाषा की इकाई क्या है? वाक्य है, वाक्य की इकाई क्या है? उपवाक्य है, उपवाक्य की इकाई क्या है? पदबंध है, पदबंध की इकाई क्या है? पद है, पद की इकाई क्या है? अक्षर है, अक्षर की इकाई क्या है? वर्ण है। क्लियर है? तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, जो व्याकरण को जानता हो उसको व्याकरण के नाम से जानते हैं, जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण बताया जाएगा जब व्याकरण पढ़ाई जाएगी। ये बात क्लियर है? तो जो भाषा है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एक भाष नाम की संस्कृत धातु से, और इसका अर्थ होता है, भाष का मतलब होता है बोलना। क्या होता है भाई? बोलना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो उठाते हम लोग वर्ण। अब क्वेश्चन बनता है वर्ण एक्चुअली में क्या है, मैं इसको बता देता हूं। वर्ण एक्चुअली में क्या है इसको मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा धीमे कर लेते हैं, आवाज बहुत तेज आ रही होगी। सचिन प्रजापति खुश रहिए भैया, विकास कुमार खुश रहो बेटा, मोहम्मद वैश, सलिक सिंह। चलिए, तो मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मौखिक,
अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई है ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप पेपर में आ जाए, ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो आपका आंसर है वर्ण। परेशान मत होइएगा, क्योंकि कहीं पर लगा हुआ है ना कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, इस प्रकार से, है ना। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई आपकी है मौखिक रूप से तो ध्वनि है ना। और लिखित रूप क्या है बेटा, वर्ण है। धन्यवाद मीना कुमारी जी, मेनका कुमारी, आपका दरोगा पीटी निकल गया और मेंस भी निकलेगा, फिजिकल भी निकलेगा, मेडिकल भी निकलेगा, और हमें मिठाई खाने को भी मिलेगी, चाहे डिजिटल ही मिल जाए। आप ऐसे बस फोटो लेके भेज दीजिएगा, काफ़ी है। ऐसे बिहार पीसीएस का जो जेई में अभी 4 बच्चियां सेलेक्ट हुई थी, ठीक है ना, वो आने के लिए कह रही थी, तो हमने मना किया। हमने कहा जब मैं बुलाऊं तब आइएगा, है ना। अभी गुरुकुल की बिल्डिंग बन रही थी इसलिए नहीं बुलाया। अमित कांधारी जी धन्यवाद। तो डिजिटल बोर्ड लगवा लिया जाएगा, पैसा आ जाएगा तो लगवा लिया जाएगा। अब जो 100 रुपए का कोर्स लाओ, 200 रुपए का कोर्स लाओ, है ना, आपको 800 रुपए में 8 सब्जेक्ट पढ़वा रहे हैं, फिर भी उसमें एक दो बच्चा बोल देता है एजुकेशन को धंधा बना लिया है ना। हाय राम सर, पैसा मांग रहे हैं। आपके पिताजी भी टीचर होंगे, आपके पापा भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, उनको भी रोजी रोटी चलानी होगी, तो वो काम कर रहे हों, है ना। और आपके पापा को सैलरी ना मिले और वो आपसे कहे बेटा आज हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ, कि आपने पापा धंधा बना रखा है काम को, ऐसे काम कीजिए, ऐसे ही पढ़ाइए, गला फाड़ दीजिए, बिजली का बिल आप किडनी लोन पे दीजिए, किडनी धर दीजिए और सब करिए। ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, है ना। तो कृपया करके अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। आपके शब्द देखिए, यहाँ पर आपकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, आपके जो शब्द हैं वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं, इनकरेजमेंट का काम कर सकते हैं, है ना। और यही शब्द अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो हमेशा अच्छे के आप टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आप अच्छे इंसान कब बनते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी हमने आपको सारे धर्म पढ़ाए हुए हैं और अच्छे लेवल से धर्म पढ़ाए हुए हैं, तो जिन्होंने हमसे पढ़ा है ना, उनसे हम कभी ये कामना नहीं करते कि वो कभी गलत शब्दों का चयन करें, है ना। आप हंसी मजाक में अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र के साथ आप शब्द का चयन कर सकते हैं जो आप मजाकिया हो, लेकिन कभी आप जिससे आपका जीवन चलने वाला हो उसको कभी आप मजाक नहीं कर सकते और उससे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बाकी आपके सैक्रामेंट से आपके संस्कार हैं। और वैसे तो आपको पता भी नहीं होता जो गलत शब्दों का चयन करता है कि संस्कार की संख्या 16 होती है। गर्भाधान, पुंसावन, सीमांतो, नमन, अन्न प्राशन, चूड़ा कर्म, जात कर्ण, कर्ण वेदन, विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन, इस प्रकार बहुत होती है, 16 संस्कार होते हैं बस उनको, लेकिन 16 श्रृंगार पता होते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो जिस पर बात करते हैं आगे आते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या बताएंगे, तो आपका आंसर आएगा ध्वनि, और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो आपका आंसर आएगा वर्ण। अब बेटा हर जगह अगर हम वर्ण की बात करें, अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि का, खा, गा, घा के बाद चा, छा, जा, जा आ जाए, है ना, ऐसा। तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि वर्णों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा लेखन के आधार पर, एक होगा आपका उच्चारण के आधार पर। एक होगा आपका उच्चारण के आधार पर और एक आपका होगा लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर मतलब कि बोलने के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या है टोटल 45। कितनी है, 45, जिसमें 10 इसमें मान लेंगे स्वर, ठीक है ना, 10 हम मान लेंगे स्वर जिनको हम लोग कहते हैं परंपरागत स्वर, और 35 मान लेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन, ठीक है ना। और लेखन के आधार पर बताया जाए तो लेखन के आधार पर होते हैं 52। कितने होते हैं, 52, जिनमें हो जाते हैं 13 स्वर, जिनमें क्या हो जाते हैं 13 स्वर हो जाते हैं, है ना। 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं और 35 आपके व्यंजन हो जाते हैं,
35 आपके क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं, और 4 क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। चर्चा की जाएगी संयुक्त व्यंजन पे, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, है ना, और श्रा, है ना, ये संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू किशोरी दास वाजपेयी, जिसने हमसे पढ़ रहा होगा, जो हमसे हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी की क्लास रेगुलर नहीं चल पा रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना, लेकिन बहुत ही जल्द, है ना, मैं आपको पूरी जितनी भी, लेकिन हमने 8-9 क्लासें ली होंगी, आपको रटा होगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, अब आपको बताना है किशोरी दास वाजपेयी के हिसाब से हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। आपको बताना है उदय नारायण तिवारी के हिसाब से, उदय नारायण तिवारी जी के हिसाब से हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है। कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने चिन्हों का प्रयोग किया था, 20 प्रकार के चिन्ह बताए थे, अल्प विराम, विराम, है ना, इस प्रकार से हम आपको बताया जाएगा। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, और धर्मेंद्र वर्मा जी के हिसाब से हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। बेटा जल्दी जल्दी आपको बताना है ना। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। तो सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, धर्मेंद्र है, धीरेन्द्र है, सॉरी, धर्मेंद्र नहीं है, धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र कुमार वर्मा, है ना, धीरेन्द्र कुमार वर्मा, ठीक है। देखो भाई, अब इंसान है तो गलती तो वाजिब है, लेकिन एक टीचर से गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर गलती हो जाती है तो मैं उस टीचर को हमेशा टीचर मानता हूं जो अगले दिन आकर उसको एक्सेप्ट करता है कि बेटा वहां पर एक गलती हो गई थी हमसे, तो उसका सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो सबसे बेहतरीन टीचर। चलिए, तो आपका आंसर आता हुआ, बच्चों का आंसर आता हुआ, किसी ने 43 बताया है, कामता प्रसाद जी ने 46 बताया है, किशोर ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी जी ने कितना बताया, चांदनी निशा बता रही हैं 43, उदय नारायण जी ने 51 बताए हैं, धीरेन्द्र कुमार जी ने बिल्कुल बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया। तो किशोरी दास वाजपेयी की बात की जाए तो किशोरी दास वाजपेयी के हिसाब से हिंदी में वर्णमाला की संख्या है 43, 43। उदय नारायण तिवारी के हिसाब से बताया जाए तो उदय नारायण तिवारी के हिसाब से हिंदी में वर्णों की संख्या है 51। कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से बताया जाए तो हिंदी में वर्णों की संख्या है 46, और धीरेन्द्र कुमार वर्मा के हिसाब से बताया जाए तो हिंदी में वर्णों की संख्या है 53। कितनी है भैया, 53, जिसमें इन्होंने 13 स्वर माने हैं और 40 व्यंजन माने हैं, तो कितनी हो जाती है 53, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डाटा आप लोग को याद करना है। सी टेट जिसमें भी मतलब उच्च लेवल की जिसमें हिंदी आती है उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतने कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है सत्येंद्र यादव जी, बहुत जल्दी ही कंटिन्यू हो जाएगी हर चीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक मास्टर बैच लेकर आए हैं, ठीक है ना, हो सके तो उसको ज्वाइन कीजिए। जिसने यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा है, जो लेखपाल की तैयारी कर रहा है, जो वीडियो की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको 3 महीने में बिल्कुल इतनी प्यारी सी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वो इन सब पेपरों पर हावी बैठेगा। ये एक मौका है, आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव लेकर बैठ गए हैं कि यार हाय 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 कोरोना, हाय हंता, हाय कोरोना, हाय हंता। और इस समय अगर आप हाय हाय करेंगे तो अभी नहीं पढ़ेंगे, आपका गोल्डन पीरियड है पढ़ने का, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर रहने वाली है बीमारी। सर यूट्यूब पर ओके, पूजा सिंह, के डी यादव, गोल्डी सिंह, देवेश मिश्रा, ओके देवेश जी बहुत दिनों बाद हमें लगता है दिखे हमें आज। तो स्टार्ट किया जाए। आवाज आ रही होगी, नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, हमें लगता है आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही होगी बेटा, आ रही होगी आवाज, ऐसा नहीं आवाज नहीं आ रही होगी। लो भाई अब आ गई होगी, आ तो पहले भी रही होगी, अब भी आ गई होगी।
तो चलिए स्वर और व्यंजन पर बात करना शुरू करते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को, बैटरी हटा देते हैं बेटा यहाँ से, ये बैटरी है रिचार्जेबल बैटरी, हमने आपको सेल पढ़ाए भी हैं, कई प्रकार के लक्षांश सेल, सौर सेल, वोल्टेज सेल, बहुत सारे सेल पढ़ाए भी है, शुष्क सेल, है ना फिजिक्स में। चलिए, तो वर्णों की बात हम लोग कर रहे थे, तो हमने आपको स्वर और व्यंजन हिसाब से बता दिया। अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं अक्षर, है ना, और वर्ण पर चर्चा थोड़ी करते हैं। अक्षर और वर्ण क्या होता है ना। जैसे मैं कह दूं वर्ण की बात बताऊं, तो मैं एक शब्द लिखता हूं, मैंने लिखा आओ दो दो जाम हो जाएं, तो मैंने लिखा जाम। अब ये दो प्रकार के जाम हो सकते हैं, एक वो जाम हो सकता है और एक भीड़ वाला जाम हो सकता है कि नहीं। चलिए, और नाली भी जाम हो सकती है। तो अगर मैं जाम शब्द लूं, तो जाम में तो ऐसे देखा जाए तो दो अक्षर हैं, है ना। जाम में देखा जाए तो कितने अक्षर हैं, मात्र दो अक्षर हैं। लेकिन अगर वर्ण की बात की जाए तो ज अ म अ, लो, मतलब इसमें बड़ा की मात्रा थी और हर स्वर, जो हर व्यंजन होता है उसमें स्वर छिपा होता है। तो ये, तो अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो वर्ण कितने हैं, इसमें 4 हैं। लेकिन अक्षर कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा 2 हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण और अक्षर पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, डन है। तो जहां जितने वर्ण दिए हैं वो क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, व्यंजन नहीं होते। जैसे मैं बोल दूं का, मैं का बोलूं, तो इसमें देखिए 2 वर्ण हैं, एक क है और एक अ है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है भाई, इस अक्षर में क्या है, 2 वर्ण है, याद रखिएगा। अगर शुद्ध व्यंजन लिखा जाए, अगर कोई कहे कि शुद्ध व्यंजन क्या है, तो ये शुद्ध व्यंजन तो ये होगा ना, क ख ग घ, इस प्रकार से। तो ये है शुद्ध व्यंजन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग अभी किस पर बात करने वाले हैं, स्वर पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं, स्वर पर बात करने वाले हैं। तो ये स्वर क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल, है ना भाई। अगर मैं कह दूं राम, तो राम में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, और कितने वर्ण हैं, तो 4 वर्ण हैं। अब समझ में आ गया होगा, प्यार से आगे बढ़ा जाए। लोअर पीसीएस का जिसका मेंस है, वो भी वाला बैच ज्वाइन कर सकता है, 8 सब्जेक्ट वाला, है ना। जैसे लोअर पीसीएस में एक बार हम फिर से महासंग्राम चलाएंगे, जिस प्रकार से प्री वाला पेपर फंसा दिया, उस प्रकार से मेंस वाला पेपर भी फंसा सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अभी स्वर पर। स्वर पर तो सबसे पहले स्वर होते क्या है, वॉवल होते क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले वॉवल होते क्या है, इसको समझ लेते हैं। इंग्लिश की अगर बात की जाए, इंग्लिश की बात की जाए तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल होते हैं। कहते हैं, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, ए एन और द, है ना, बचपन से पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं कि एन उनके साथ लगता है जिनकी शुरुआत वॉवल से होती है ना। तो भैया बताओ, यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी के साथ एन आर्टिकल लगता है, और अभी तो आप बता रहे थे कि ये वॉवल है, सबके साथ लगेगा। तो अपवाद माने क्या, हिंदी से सीखो, हिंदी से क्या सीखेंगे, आ से लेकर ओ तक, आ इ ई उ ए ओ ओ, समझ में आ गया। तो आ से लेकर ओ तक जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में कुछ भी, है ना, अगर वो शब्द आते हैं तो उन सब के आगे एन लगाते हैं। तो यू, यूनिवर्सिटी होता ना, तो यू, या तो भैया इसके बाहर निकल गया, इसलिए हमने क्या लगाया यहां पर, समझ में आ गया। क्लियर है। अब जैसे मैं कह दूं कि ये क्या लिखा है, आर, आर लिखा ना, आर, इसको आर पढ़ते हैं, आर, तो लिखो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां से एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा ना, यहां पे क्या होगा, आ यूनिवर्सिटी होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। तो ऐसे करके, हाँ, हिंदी से लगाया जाता है। जो आर्टिकल होते हैं, जैसे कोई इंग्लिश पढ़ रहा होगा तो मुझे सिखाया गया था, मैंने आपको सिखा दिया कि आ से लेकर ओ तक जो भी शब्द बोले जाते हैं उन सब के आगे एन लगता है, अन्यथा ए लगाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो ये आर होता है, तो ये हो गया, है ना, समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। डन। सब मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब आनर्स होता है, आनर्स लिखा वो एच से जाता है, लेकिन होता क्या, आनर्स आ, तो इसलिए हम आप लगाते हैं एन,
समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। तो आ से लेकर ओ तक जो भी शब्द पढ़ के आते हैं उन सब के आगे एन लगाते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर में आते हैं। स्वर 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 वॉवेल में आते हैं, स्वर में। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्ण क्या होते हैं मैंने आपको बताया ना, क ख ग, है ना, है ना? तो जिन वर्णों के उच्चारण में बिल्कुल भी समय नहीं लगता उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, समय नहीं लगता या बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिन बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। तो इसका लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, लिख के बता देता हूं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में समय नहीं लगता, या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अभी स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अच्छा, कोई हमको बताएगा ये कौन सा चिन्ह है? जल्दी बताओ। आराधना, रजनी, दीप्ति कटियार, मनीषा, मनीष शुक्ला, मैक्स वर्मा, जल्दी से हमको बताओ कि भैया ये जो देखो, जिन हमने नहीं लिखना चाहते थे जिन, तो हमने यहां पे दो ऐसे कॉमा लगा दिए ऐसे करके। तो ये कौन से चिन्ह कहलाते हैं? जल्दी बताओ भाई, ये चिन्ह कौन से चिन्ह कहलाते हैं? मैंने चिन्ह सारे पढ़ाए हैं अपने बच्चों को, तो चिन्ह नहीं बता पाए तो आज जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसे हम लोग? अरे यार तुम लोग इतना समय लगाओगे। इसे कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? पुनरुक्ति चिन्ह। क्लियर है? तो जब हमें कोई एक चीज को बार बार रिपीट करना होता है तो हम लोग कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप समझ में आया भैया मेरे? ठीक, उद्धरण नहीं कहते दादा, उद्धरण नहीं कहते हैं, है जिंदगी नरक कर दी बक। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? जिन वर्णों के उच्चारण में समय नहीं लगता या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर। अब जो स्वर होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन पढ़ेंगे, है ना? पहला पढ़ेंगे हम लोग हास्य स्वर। क्या पढ़ेंगे? हास्य स्वर पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हास्य स्वर को हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। हास्य स्वर के बाद हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो हास्य स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में बिल्कुल समय नहीं लगता, जिनको बोलने में मात्र एक मात्रा का समय लगता हो, जिन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता हो या बहुत कम समय लगता हो, उससे हम लोग हास्य स्वर या मूल स्वर के नाम से जानते हैं। तो अब ये कौन से होंगे? जिसमें मात्राएं ना लगती हो, दो मात्राएं, दो मात्राओं का मतलब दीर्घ स्वर, और एक मात्रा का मतलब क्या होता है? हास्य स्वर। तो छोटा आ, समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? छोटा क्या हो जाएगा? हास्य स्वर हो जाएगा। और हास्य स्वर क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो छोटा आ हो गया, है ना, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, री से ऋषि हो गया, है ना? तो आ, ई, ऊ, री। अब देखिए ए की बात की जाए तो ए, समझ में आ गया? वो नहीं होगा। समझ में आ गया? वो क्या होगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता हो या फिर हास्य से ज्यादा समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अब जो बचा हो यहां पर लिख दो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, इस प्रकार से। प्लुत स्वर क्या होता है? जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम लोग वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। विशंबर सिंह, बिल्कुल, धन्यवाद चांदी निशा जी, राहुल तिवारी जी। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जब किसी को बुलाते हैं, जैसे हम कहते हैं किसका नाम बुलाते हैं? अनुराग, ऐसे बुलाएंगे ना? अब ऐसे नहीं, अनुराग, ऐसे नहीं करते हैं ना? अगर ऐसे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोलते हैं अनुराग, प्रदीप, पूजा, ऐसे बोलते हैं ना? तो हम लोग किस पे जोर दे रहे हैं? स्वर पर ही जोर देते हैं। जैसे ने बोला कि एसएसजी कोचिंग, अपने बच्चे ने नाम लिख दिया है हमारे, प्रियंका बोला ना, तो आ निकल रहा, तो स्वर निकला ना पीछे। तो ऐसे मैं कह दूं कि ओ,
हाँ, एक बार आप भी ट्राई कीजिए, फटाफट कोरोना फट से निकलेगा। कहेगा अरे ये तो वो शब्द बोल दिया जो ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है। ठीक है, फटाफट बोलिए अपने मन में, हो। अरे बाप रे, एनर्जी आई और चली भी गई बहुत सारी। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हसो स्वर समझ में आ गया, दीर्घ स्वर आपको समझ में आ गया, और आपको प्लुत स्वर भी समझ में आ गया। अब हम लोग स्वर्गों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल। दो तीन तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे उच्चारण की दृष्टि से। बोलना जरूरी, एक बार लिखिए नहीं, मन में ही बोल दीजिए, एक बार मन में ही बोल दीजिए, दिल को शांति मिलेगी, सुकून। बीके मित्रा जी, ओके बीके मित्रा जी, आपकी समस्या का समाधान अभी करवाता हूं मैं। चलिए, तो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्वर। अच्छा, वो जो 13 स्वर मैंने बताए थे वो समझ लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे मैं बोलता हूं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, है ना, ओ से उखली, औ से औरत। तो देखो भाई, ये जो आपके हैं आ ई ये वाले, तो ये देखो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो वो दो कौन है, वो दो कौन है ना, जो 13 कर देते हैं। वो दो कौन है जो 13 कर देते हैं, जल्दी बताइए। अभी तो ये 11 है, अंग और आहा, जिसे हम लोग कहते हैं अनुस्वर और विसर्ग। समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं। तो ये कितने हैं, ये 11 हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा रह गया भाई? अच्छा, ऊ आ ई ऊ रह गया, लो उल्लू वाला ऊ रह गया। ऊ री ए ओ ओ। अब ये 11 हो गए, 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा अंग और एक हो जाएगा आहा। इसे हम कहते हैं अयोगवाहा। अयोगवाह। ये अयोगवाह क्या होता है बताया जाएगा। किशोरी दास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह कहा है। ये विसर्ग है, ये अनुस्वर है, ठीक है ना। और धीमे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए 11 और ये हो गए 2 13, ठीक है ना। जो 13 मान रहे हैं उसको भी जोड़ रहे हैं, जो 10 मान रहे हैं वो री को नहीं मान रहे हैं। अगर आप 10 मान रहे हैं तो इसको नहीं मानेंगे तो 10 हो जाएंगे। अगर आप 11 मान रहे हैं तो इसको मान लेंगे तो 11 हो जाएंगे। अगर आप 13 मान रहे हैं तो इसको भी जोड़ लेंगे तब आपके 13 हो जाएंगे। अयोगवाह को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल, मतलब स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग जीभ पर आते हैं। किस पर आते हैं? जीभ पर आते हैं। तो फिर ओठ पर आया जाएगा। पहले जीभ पर आते हैं या फिर पहले ओठ पर आ जाइए? बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसे हम बता देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि पहले क्या होता है, पहले ओठ आता है। तो पहले ओठ की बात की जाए, जल्दी बताइए। पहले ओठ की बात की जाए, ओठ की, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ओठ के आधार पर देखते हैं। तो ओठ के आधार पर ओष्ठ। फिर ओठ जब खुलेगा तो आप, जब ओठ खुलेगा तो क्या होगा, आपकी जीभ दिखेगी। जब ओठ खुलेगा तो आपकी क्या दिखेगी भाई? जीभ खुलेगी, है ना, जीभ दिखेगी। तो जीभ के आधार पर देखेंगे फिर हम लोग, जीभ के आधार पर। और ओठ कितना खुलेगा उसको देखते हैं, तो यानी कि मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं ओठ के आधार पर। तो एक होगा वृत्ताकार स्वर और एक होगा आवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल गोल हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में
ओंठ गोल गोल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं आवृत्ताकार स्वर। आवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार में आते हैं। जैसे अब हम बोलते हैं तो देखिएगा कहां पर व्रत बनता है और कहां पर व्रत नहीं बनता। तो देखा जाए सब लोग देखते हैं आ गोल, जब गोल हो तब बताना आ ई ऊ ये बना, ऊ ये बना, ओ हाँ यानी कि ओ ये बना, ठीक है ना। अरे वाह अब तो बन रहा है। यानी कि आ नहीं हुआ, बड़ा आ नहीं हुआ, छोटी नहीं हुई, बड़ी हुई नहीं हुई, री नहीं है मेरा, यानी कि छोटा ऊ बन गया, बड़ा ऊ बन गया, ओ बन गया और औ बन गया। ये तो ये वृत्ताकार हो गए। तो जितने बचे वो सब आवृत्ताकार में चले जाएंगे। जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, री से ऋषि हो गया, ए से एनक हो गया, ऐसे ए से एड़ी हो गई, ऐसे औनक हो गया। तो ये हो गया आपके वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर। देखो बोलने में ही आता है। क्यों छोटू कैथल जी? कैथल हरियाणा में पड़ता है, जहां पर हिंदू डाकुओं ने रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। यार बताओ, टी शर्ट भी नहीं सही कर पाते हैं, इतना बिजी हो जाएंगे पढ़ाने में कि खुद को भी नहीं देखना है हमें। फिर बच्चा कहेगा देखो कैसे एक्शन में पढ़ा रहे हैं। कॉलर भी नहीं सही किया है इन्होंने। दो तरीके हैं भाई, या तो हम बहुत परेशान होंगे, दुखी आत्मा होंगे कि हमें अपने आप को चेहरा भी नहीं देखा होगा शीशे में, बस फटाक से माइक लगाया, पढ़ाने चले आए। और यही रीजन है भाई मेरे, यही रीजन सिर्फ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीभ के आधार पर बात करते हैं। तो जीभ के आधार पर अगर बात की जाए तो जीभ के आधार पर क्या कर सकते हैं कि वो स्वर जिनके चरण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता हो तो उसे अग्र स्वर कहेंगे। जिसमें जीभ का मध्य वाला भाग ऊपर उठता हो उसे मध्य स्वर कहेंगे। जिसमें जीभ का पिछला भाग ऊपर नीचे उठता हो तो उसे कहेंगे पश्च स्वर कहेंगे। तो इसे अब हम क्या कर सकते हैं, जीभ के आधार पर हम स्वरों को तीन भागों में बांट सकते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्यों, क्या बोलते हो सुरेश कुमार जी, विकास यादव? विशंभर, दिसंबर रख लेते हैं अपना नाम, विशंभर क्यों रख लिया है? फिर दिसंबर तुम्हारे हक में होता। जीभ के आधार पर देखते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं अगला भाग उठता है ना, तो देखते हैं भाई, मैं बोलता हूं आ नहीं निकला, ई जब ई बोला तो जीभ फट से नीचे पहुंच गई, ई नीचे पहुंच गई, बोलिए ना मुंह से ई। भाई मेरे बोल के देखो ना यार, ई ई ई मतलब क्या है, वो नीचे नीचे घुस रही बार बार जीभ। ए जीभ आगे की ओर आ रही, ए ओ। जो औ बोल रहे हैं, जब हम लोग औ बोल रहे हैं तो औ में अगली जीभ काम नहीं कर रही है। जो औ है उसमें अगली जीभ काम नहीं कर रही है, उसमें पिछली जीभ मतलब जीभ जो है वो पीछे चली जा रही है, औ पीछे चली जा रही। मतलब हम क्या कहेंगे कि जो अग्र स्वर है, अग्र स्वर में सिर्फ चार आ रहे हैं, एक ई ए और ए, ये है भैया, ये क्या है आपके अग्र स्वर है। और बाकी जितने बचेंगे वो आपके पश्च स्वर हो जाएंगे, चाहे वो आ हो, सॉरी जो छोटा आ होता है वो हमेशा बीच में रहता है मध्य स्वर में, और जो बड़ा आ है, जो आपका ऊ है, जो बड़ा ऊ है ना, जो जितने भी स्वर बचते हैं, है ना, चाहे ओ हो चाहे औ हो, ये जितने भी शब्द, जितने भी स्वर बचते हैं वो सब किस में जाते हैं आपके, ये आपके पश्च स्वर में जाते हैं। किसमें जाते हैं? पश्च स्वर में जाते हैं। क्लियर है? अच्छा आप एक बात याद रखिएगा, एक स्वर होता है आगत स्वर, एक होता है आगत स्वर। ये आगत स्वर ये वाला होता है, आ वाला। अब आपसे पूछा गया कई बार पेपर में कि
अच्छा नताशा, नहीं करंट अफेयर हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल मेरी करंट अफेयर की सुबह क्लास लगी हुई है और लेने की 100% कोशिश की जाएगी, क्योंकि यार हम जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो करंट अफेयर नहीं होता, फिर हम पूरा इतिहास भूगोल विज्ञान उसका छांट के निकाल देते हैं। तो करवाता मैं करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन हूं, लेकिन वो पहुंचते 500 क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए हम सोचते हैं यार कहीं तुम लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए करंट अफेयर थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं। चलिए, प्रणाम राजू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ में आई। तो जीभ के आधार पर भी हमने देख लिया। अब देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर। तो मुंह खुलने के आधार पर इसको हम बांटेंगे। एक होता है संवृत, एक होता है अर्ध संवृत, एक होता है विवृत और एक होता है अर्ध विवृत, है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे संवृत कहते हैं, सबसे कम। अर्ध संवृत क्या होगा, जिन वर्णों, अब सबसे कम जब खुलेगा तो संवृत होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि संवृत से भी कम खोलोगे, तो सबसे जो कम खोला है वो संवृत है ना। मतलब संवृत से जब थोड़ा सा ज्यादा खुलता है तो उसे अर्ध संवृत कहते हैं। तो विवृत क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है वो विवृत है, और जिसमें विवृत से थोड़ा सा कम मुंह खुलता है वो अर्ध विवृत है। हो गया यार, ठीक है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो मुंह खुलने के आधार पर देखा जाए तो एक होता है संवृत, एक होता है अर्ध संवृत, एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत। तो सबसे कम मुंह खुलेगा, पहले लिख देते हैं परिभाषा। जिन स्वरों को उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम कहते हैं संवृत। मुंह संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, उन्हें हम कहते हैं अर्ध संवृत। मुंह सबसे अधिक खुलता है। अभी मैं बोलूंगा ना, जब स्वर बोलूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भाई मेरे। विवृत की तुलना में कम खुलता है तुलना में कम। ये अब मैं देखता हूं कि संवृत क्या होगा, है ना। तो जिन स्वर को उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, आ ई ऊ ऊ री औ। अच्छा, हमने ये देखा कि हमने ये देखा जब लोग ई बोलते हैं, ई तो मुंह थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है, बोलते ई तो मतलब मुंह कब से कम खुलता है, मतलब तो संवृत में बड़ी ई और बड़ा ऊ आ रहा है। बेटा सनी सिंह लैपटॉप पर वीडियो इस समय नहीं चल रहे हैं, सिर्फ एसएसजी कोचिंग के ऐप पर चल रहे हैं। कई बार बताया भी गया है, भानु जाट जी से बताया गया था, आपको बताया गया है। बेटा अभी एसएसजी कोचिंग के ऐप से वीडियो को देखिए, ठीक है ना। वेबसाइट पे जैसे चालू हो जाएगा हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए खांसी आने लगी, चिल्ला चिल्ला के खांसियां लगी यार। संवृत में क्या आएगा, बड़ी ई आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। अर्ध संवृत में क्या आ जाएगा, अर्ध संवृत में क्या आ जाएगा भैया बताइए जल्दी से। अर्ध संवृत में क्या आ जाएगा, इसी का हम लोग छोटा वाला पार्ट ले लेंगे, छोटी ई आ जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। विवृत में सबसे अधिक मुंह खुला था ना, सबसे अधिक मुंह खुला था, तो बड़ा आ, बड़ा ए और बड़ा औ, बड़ा बड़ा ये आ जाएगा। बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा औ। अब जो बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे यार, जो बचे हैं वो किसमें आ जाएंगे, इसमें अर्ध विवृत में आ जाएंगे। जैसे क्या क्या बचा है, ए बचा है और ओ बचा है, लो भाई अर्ध विवृत हो गया। मतलब इसी का देखो, इसका छोटा वाला भाई, तो इसका जो छोटा वाला भाई विवृत जो, अच्छा
आ किस में आएगा? आ। छोटा आ किस में आएगा? छोटा आ। ये कोई बता सकता है कि छोटा आ अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप अगर बता सकते हो कि छोटा आ किस में आएगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, कि विव्रत में आएगा, कि अर्ध विव्रत में आएगा, कि अर्ध संव्रत में आएगा, कि संव्रत में आएगा। जल्दी बताइए। आ। आ। तो बड़ा आ किस में आया है? विव्रत में। तो छोटा आ किस में आएगा? अर्ध विव्रत में। लीजिए भैया, इसका इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, तो इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन था तो इसका इससे कनेक्शन था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्वरों को पूरी तरीके से पढ़ा। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट है स्थान के आधार पर स्वर। स्थान के आधार पर मतलब जब हम लोग छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, जब ये सब बोलते हैं तो आपको बताना है कि छोटा आ और बड़ा आ ये गले के किस स्थान से निकलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो, ये है गला, ये गला है, ये दांत है, ये जो दांत दिख रहा होगा ना, दांत है। दांत के जस्ट ऊपर वाला जो मसूड़ा होता है जिसमें जो जीभ लगाती ए वाला, तो इसको कहते हैं वर्ष। क्या कहते हैं? वर्ष। और इसी वर्ष के जो पीछे होता है बीच में पैलेट, उसे हम कहते हैं तालव या तालु। और तालु के जो पीछे होता है, ऊपर की बात बता रहे, ऊपर की जब बढ़ेगी, जो तालु के पीछे होता है उसे कहते हैं मूर्धा, मूर्धन्य। ठीक है ना? तो आगे वाला जो मसूड़ा है यहां वाला, उसे हम कहते हैं वर्ष। दांत वाला जो ऊपर वाला है, उसके पीछे वाले का ऊपर वाला भाग कहलाता है तालु, और उसके पीछे वाला भाग कहलाता है मूर्धा। क्लियर है? कंठ आप जानते हैं, तालव जान गए, मूर्धा जान गए। ठीक है ना? दंत ओष्ठ कह दें तो दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ, इसकी मदद से जो स्वर यूज करते हैं उन्हें हम दंतोष्ठ कह देंगे। कंठ और तालु दोनों का यूज होता है तो कंठ तालव कह देंगे, वो तो आपको पता ही होगा, है ना? तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उच्चारण की दृष्टि से देख लिया, अब हम लोगों को स्थान की दृष्टि से स्वर देखने हैं। ये आगत स्वर समझ लो, जब हम बोलते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये जो है ये वाला डॉ, ये वाला आगत स्वर है। कहते हैं कॉफी, तो ये वाला आगत स्वर है। तो कॉफी में कौन सा स्वर है? आगत स्वर है। डॉक्टर में कौन सा स्वर है? आगत स्वर है। टॉफी में कौन सा स्वर है? आगत स्वर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले पार्ट पे आ जाए। तो स्थान के आधार पर स्वर देखते हैं। स्थान के आधार पर स्वर देखते हैं हम लोग। तो आपको बताना है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। फटाफट बताइए। निवेता, पूजा, अखिलेश, रजनी पंडित, चांदी निशा, हाँ, ऑफिस में आगत स्वर है, बिल्कुल सही है बेटा। मंटू कुमार, बस ये लास्ट है, जल्दी बता दो फिर हम भी गुड नाइट कर लेंगे। पवन बोरा जी बोले सर आपको इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं हिमालय पर्वत गया था, वहां की चोटी पर मैं पेट के बल ऐसे लेटकर तपस्या की थी। फिर भगवान शंकर, महादेव, भोलेनाथ प्रकट हुए और फिर उन्होंने डमरू बजाया। फिर 14 अक्षर निकले, आयुड़, रिलिक, एओंग, एओच, हैवरट, नमर जनम, जबम, गटगश, झबगरदस, खफचट, छटतव, कपय, सक्स, हल। तो जब इस प्रकार से वो 14 अक्षर हमने याद किए, महेश्वरी सूत्र याद किया, तब हमको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, तो आ और आ क्या होंगे? कंठ होंगे, बिल्कुल सही है, जैसा बच्चे ने बताया कंठ है। ई और ई क्या होंगे? ई, ई, जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है। ई और ई क्या होंगे? आपके तालव्य होंगे, मतलब तालु से निकल रहे हैं, बिल्कुल सही है, तालव्य है। ऊ, ऊ, ये किसे निकल रहा है? ओठ। ए, ऐ,
ये किसे निकल रहे हैं? ए ए ए। इसमें कंठ और तालु दोनों विद्यमान है, इसे हम कहेंगे कंठ तालव्य। ओ औ ओ, अगर मैं ओठ पकड़ लूं और ओ बोलूं, ओ नहीं निकल रहा, गले से तो आवाज आ रही ओ की, लेकिन ओठ काम कर रहे हैं, यानी कंठ है और ओष्ठ है, यानी कंठोष्ठ हो गया, है कि नहीं? कंठोष्ठ हो गया। री बचा ना, री 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 जो है वो दीप ऊपर जाती है, मूर्धा से टकरा, ओके, मूर्धन्य हो गया, मूर्धा या मूर्धन्य। तालव का पीछे वाला भाग आपका मूर्धा कहलाता है। क्लियर है? डन, ओके डन। अच्छा लास्ट, आज का लास्ट, फिर व्यंजन पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके पूजा जी, गोल्डी सिंह साइड हो जाएं। ओके हो गए लो साइड। आज का लास्ट, फिर व्यंजन हम लोग कल पर चर्चा करेंगे, है ना? और व्यंजन के बाद हम लोग फिर चिन्हों पर प्रयोग करेंगे, चिन्ह देख लेंगे। अरे बहुत ज्यादा टॉपिक होते हैं यार हिंदी में, और मजेदार होती है, बहुत सिंपल सी होती है, और अपनी भाषा हिंदी नहीं आती तो क्या आती भाई। गुरतेज रैया, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। आपने कहा है सर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। बस यही एक थोड़ा कारण है कि तबीयत मेरी हल्की सी खराब है, ठीक है ना? तो इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। बाकी सारे टीचर आपकी क्लास ले रहे हैं, अरुण सर आपके बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, नवीन सर आपके बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, ध्रुव सर आपके बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लेता हूं। कृपया हमारा साथ दें, टीम को एक्सपेंड करें। जब मैं शेयर करने के लिए कहता हूं या टीचर शेयर करने के लिए कहते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे भैया, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो दादा मेरी भी रोजी रोटी चलवा दो, बहुत गरीब हो। चलो अरे बाप रे, पढ़ाया जाए आगे। आगे बढ़ते हैं। देखो हमें जो चाहिए, पहली बात तो हमारे चैनल पे कोई गंदा बच्चा नहीं आता, सबसे खुशी की बात मेरे पास ये है। वरना हर जगह कोई कुछ कह रहा है, हाय दीप्ति कैसी हो, हाय सुमन कैसी हो, हाय प्रियंका कैसी हो, सब एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं, और टीचर को ये फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो मगन है कि ठीक है मैं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो नहीं जानते ये जो बीज बो रहे हो है ना, ये आपके काम नहीं आएंगे, ये आपकी सारी फसल को समाप्त कर देंगे। चलिए, लेकिन हमारे सबके ध्यान दिया जाता है। मुझे जो बात नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है बिल्कुल भी। अगर आपने आप बदतमीजी करी तो यहां से आप ब्लॉक हो जाएंगे। मेरे बच्चों से छेड़खानी करी, ब्लॉक हो जाएंगे। ये एक परिवार है, परिवार का मेंबर बनने के लिए आपके पास सत्य धन आचरण सदाचरण का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है? तो एक होता है अनुनासिक स्वर और एक होता है निरानुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जो हवा है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती हो। जैसे ये जो अंग की बिंदी होती है, ये अंग तो कहना कहीं नाक आ रहा है, तो इसके अलावा जितने भी वो सब निरानुनासिक स्वर है, काम खत्म। अब देखिए भैया, लेकिन जो अनुनासिक स्वर है वो आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। जैसे मैं कह दूं एक लड़की है, लड़की कह रही है कि उसके पति ने कहा चलो कहीं घूम के आते हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा जरा मैं अपने आप को संवार लूं। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने आप को संवार लूं या मैं अपने आप को सवार लूं? ये लू और लू में भी अंतर है। संवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, संवार लूं। पहला सही कि दूसरा सही, बताइए?
तो भैया अनुनासिक स्वर का जीवन में बहुत महत्व है ना। हमने कहा तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? पापा कहाँ गया है? तुम्हारा पापा कहाँ गया है? गया है कि गए हैं, अंतर है देखो भाई। तो इस है और इस है में भी अंतर है। तो भैया ये जो बिंदी है ये आपके जीवन में शिष्टाचार का पाठ पढ़ाती है, ठीक है ना। तो ये सही है, इधर से ये सही है। अपने दोस्त से बात कर रहे हैं आप, अरे कहां गए हो? कहां गया है? वो कहां गया है? भैया राम कहां गया है? श्याम कहां गया है? ये सही है। लेकिन अगर आप अपने से बड़े से बात कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे? सर कहां गए हैं, ये नहीं कहेंगे सर कहां गया है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। तो भैया इसका बहुत महत्व है अनुनासिक स्वर का, तो याद रखेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम लोग इसी के पार्ट से शुरू करेंगे वर्णमाला अध्याय 2 व्यंजन, कॉन्सोनेंट, व्यंजन पर बात करेंगे। तो कृपया करके पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं वाइसी वर्षा चलता है, दिन है तो रात है, रात के बाद दिन है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, वो आगे पीछे चलते रहेंगे। उसमें आप कितना मुस्कुरा सकते हैं दुख में भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोर जब वर्षा होने वाली होती है तो वो दुख में हो जाता है, उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो पंख फैलाकर कहता है कि वर्षा ना हो तो अच्छा है, वर्षा ना हो तो अच्छा है। हम कहते हैं देखो मोर कितना खुश है, नाच रहा है। तो अगर तुम अपने दुखों को दूसरों को बताओगे तो सिवाय तुम्हारे मजाक उड़ाने का, खिल्ली उड़ाने का, है ना, आप उसको अवसर प्रदान कर रहे हैं, ना कि आप अपने दुखों को कम कर रहे हैं। आपको दुख बांटना है तो ऐसे व्यक्ति से बांटिए जो जिंदगी भर आपके दुखों को कम कर सकता हो। वो है आपके माता और पिता। वो आपके दुखों का भी मजाक नहीं बनाएंगे, बाकी सब मजाक बनाएंगे। वो तुम्हारे दुख को समझेंगे और आपके दुख को अपना दुख समझेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम मैं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।